हाँ रचिता, आपने डीसी सर्किट का एक क्वेश्चन पूछा था। आप मेरे को एक दोबारा व्हाट्सएप कर दोगे वो वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं आज ले लूँगा। मेरे को व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, पहले अभी मैग्नेटिज्म कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन ले लेंगे थोड़ी देर बाद। अमूल्य का एंटी हाँ बोलो। अमूल्य का एंटी होगी। हाँ बिल्कुल। समझ लो। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरा बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो अब हमें आज क्या करना है। हमें आज मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाना है। और मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने करंट की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है वो हमने करी है। एक स्ट्रेट वायर की वजह से करी है। उसका फॉर्मूला याद होगा आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड। और एक सर्कुलर लूप की वजह से हमने फील्ड समझी है। तो सर्कुलर लूप की वजह से जो फील्ड हमने समझी थी, उस फील्ड का फॉर्मूला हमने एक्सिस पे पढ़ा था। एक्सिस पे जो फॉर्मूला होता है, एक्सिस पे या फिर एक्सिस पे किसी भी पोजीशन पे या फिर सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर, ये दो हमें आते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि एक लूप जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर हो। किसी भी तरीके का लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसलिए मैग्नेटिक डायपोल की फील्ड जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक डायपोल की फील्ड कैसी होती होगी। मैग्नेटिक डायपोल को डिफाइन करना भी जरूरी है। तो मैं मैग्नेटिक डायपोल को डिफाइन कर रहा हूँ। और जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल होता है। मतलब फॉर्मूले सारे आपस में रिलेट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी काफी कुछ रिलेट हो जाता है। और मैग्नेटिक डायपोल की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइंस को बहुत रिजेंबल करती है। 100% सेम नहीं होती, पर रिजेंबल करती है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में क्या फर्क है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव क्यों करता है। ठीक है, हम किस तरह से ऐसा मतलब ऐसा हम क्यों कहते हैं कि करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। तो पहला एक काम करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल को समझते हैं। तो अगर हम कोई मैग्नेटिक डायपोल को समझें, और मैग्नेटिक डायपोल का कंपैरिजन हम इलेक्ट्रिक डायपोल से करेंगे, इसलिए हम दोनों साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाओ तो अपने नोट बनाते जाओ। मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल की जगह हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज की कॉम्बिनेशन को डायपोल बोलते हैं। और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको याद ही होंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है फील्ड लाइंस बच्चों, है ना? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फील्ड लाइंस ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये जितनी भी फील्ड लाइंस मैं बना रहा हूँ ना, ये फील्ड लाइन सारी डायरेक्शन उल्टा हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव होती है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होती, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है।
ये देखो, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक डायपोल की। आपको याद है हमने इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे डिफाइन किया था, बताओ। हमने डिफाइन किया था, अगर ये -q चार्ज है और ये +q, तो दोनों के बीच में सेपरेशन अगर d है, तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था बेटा, q इंटू डी। ठीक है, तो ये है डायपोल मोमेंट। और ये कब वैलिड होता है, जब एक -q चार्ज और एक +q का कॉम्बिनेशन होता है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का डायपोल मोमेंट ये कहलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप मैग्नेटिज्म में आ जाओ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन हो गया, और डायपोल मोमेंट की वजह से फील्ड आपको याद है एक्सियल पॉइंट पे, फील्ड एट एक्सियल पोजीशन क्या होती है बच्चों, बोलो बोलो। kp बाय r क्यूब, 2kp बाय r क्यूब, 2 kb by r cube 2kp बाय r क्यूब, 2kp बाय r क्यूब। तो 2kp बाय r क्यूब में k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैग्नेटिज्म में क्या आता है, न्यू नॉट बाय 4 पाई। न्यू नॉट बाय 4 पाई, बिल्कुल सही। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में जो k है वो 2 इंटू के की जगह आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैग्नेटिज्म में आता है 0/4 पाई। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूले, ये हमने फील्ड निकाली है डायपोल से r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन। ये जो पोजीशन है, ये यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, ये है एक्सियल पोजीशन, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये होती है डायपोल की एक्सिस। बिल्कुल ऐसे ही अब मैग्नेटिज्म में आ जाओ। तो मैग्नेटिज्म में कैसे बनाओगे, इस तरह से देखिए, एक साउथ पोल, नेगेटिव नेगेटिव की जगह क्या आएगा, नेगेटिव की जगह आता है साउथ पोल, और पॉजिटिव की जगह पे क्या आता है, नॉर्थ पोल। याद रखना, नेगेटिव की जगह साउथ पोल और पॉजिटिव की जगह नॉर्थ पोल। तो हमेशा याद रखना कि नॉर्थ से अगर मैं एक बार मैग्नेट को डिफाइन करूं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा एक बार मैग्नेट या फिर एक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। तो नॉर्थ से लाइन निकलती है और एक पूरा क्लोज लूप बनता है। ठीक है, एक पूरा क्लोज लूप, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लूप, बताया था कि नहीं बताया था। तो इसीलिए कैसे होगा वो आप देखो, नॉर्थ पोल से लाइन निकलेगी, साउथ पे जाएगी, क्लोज लूप बनाएगी, ऐसे, समझ गए आप। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होगी कि नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर
साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ? साउथ साउथ टू नॉर्थ। साउथ साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। वो बोलो क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लूप। तो ये क्लोज लूप बना लो इसको, देखो ये क्लोज लूप बन गया एक ऐसे, ये क्लोज लूप बन गया, समझ गए? ऐसे ही आप इस तरफ दिखा दो। तो अभी नॉर्थ साउथ में बाद में लिख दूंगा, पहले मैं लाइन बना लेता हूँ। तो नीचे की तरफ भी एक लाइन बना लेंगे हम, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, ठीक है, एरो। इस तरीके से होगा। और लाइन बना लो। और नीचे एक बना लो। तो इस तरीके से आप, और ये एक्सिस पे, एक्सिस फील्ड की तरह होगी, नॉर्थ पे घूम के इनफाइनाइट सर्किल बना के वापस आएगी साउथ की तरफ। ये देखो, ये देखो। तो ये सब देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, बोलो, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर क्या होगा, बोलो, साउथ पोल। तो आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल काफी कुछ रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक डायपोल की फील्ड लाइंस एक जैसी है ना। बस फर्क ये है कि यहाँ पर ये क्लोज लूप नहीं है, यहाँ पर लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज से फिनिश होती है, वो क्लोज लूप नहीं बनता। क्योंकि आप अगर डायपोल के अंदर भी देखोगे तो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, और डायपोल के बाहर भी देखोगे तो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो लाइन यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बना रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे फिनिश हो रही है, जबकि यहाँ पे क्लोज लूप बना रही है, नॉर्थ से साउथ और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स while electric field lines are not forming closed loops. अब बताओ डायपोल मोमेंट क्या होता होगा, सोचो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लिखेंगे कैपिटल एम से, और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, यहाँ पे जो क्यू है ना, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू को हम क्या बोलेंगे, माइनस क्यू क्या हो जाएगा खुद में एक मोनोपोल, और प्लस क्यू भी क्या हो जाएगा, एक मोनोपोल, और मोनोपोल मिलाकर के हम क्या बोलेंगे उसको, डायपोल। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, अगर नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर साउथ पोल को क्या बोलेंगे, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज या पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, जल्दी बताओ। नेगेटिव मैग्नेटिक। साउथ पोल यहाँ पे बिहेव कर रहा है बिल्कुल नेगेटिव चार्ज की तरह, समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर। और नॉर्थ पोल कैसे बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। इसीलिए यहाँ पर हम ऐसा सोचेंगे, एक नेगेटिव चार्ज रखा है लेकिन उसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। और मैग्नेटिक चार्ज की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसको बोलेंगे एम। जैसे यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, वैसे यहाँ पे माइनस एम प्लस एम होगा, स्मॉल एम। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम, तो वो आएगा एम इंटू डी, ये नोट कर लो। और m इंटू डी में हम लोग इसको m को कैसे दिखाएंगे, स्मॉल m को, वो हम दिखाएंगे एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज और एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। लिखते जाओ फटाफट। So this is basically representing south pole and this is representing north pole.
समझ में आ गया। और -m + m में से जो m है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, बाहर मैग्नेट की लेंथ, वो यहाँ पर आएगी डी में। तो यहाँ पर डी को हम क्या बोल सकते हैं? सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या फिर लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी होगा सेपरेशन, सॉरी, बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इस तरीके से बार मैग्नेट का, और ये कैपिटल एम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे m इंटू डी, वहां पे q इंटू डी को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे m इंटू डी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। लिखो बेटा, ठीक है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि जो हमारा करंट कैरिंग ग्रुप होता है, दोनों तो बताओ, अब अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे फील्ड तुमसे निकल रहा हूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखते हैं कौन बताएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यह है मैग्नेटिक डायपोल। What will be the field at axial position? वहां पर फॉर्मूला क्या था? 2kp/r³, है ना? तो यहाँ पर क्या बनेगा? बोलो। 2k की जगह μ0/4π। हाँ, k की जगह आएगा μ0/4π 2kp। p की जगह टू के पी। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और 2kp, पी की जगह यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन r³। ये हो जाएगी फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। आ रहा है समझ में? क्योंकि फॉर्मूले सारे सेम है ना। जैसे हमने यहाँ पर डिराइव किया था एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे हमने कैसे डिफाइन किया था? पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड आएगी, और दोनों फील्ड्स का हम लोग क्या निकालेंगे? वेक्टर सम, रिजल्टेंट। और उससे हमने 2kp/r³ वाला फॉर्मूला यूज किया। बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला है। यहाँ पर जो नेगेटिव, इसको यहाँ पर इस साउथ पोल को हम मानेंगे -m और नॉर्थ पोल को मानेंगे +m। तो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे ये एक्सियल पोजीशन डायपोल के सेंटर से r दूरी पे, इस एक्सियल पोजीशन पे आपको ये फील्ड का फॉर्मूला मैंने बताया। और एक्सियल पोजीशन पे फील्ड कैसे आएगी? नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड किधर आएगी? अवे। और साउथ पोल की वजह से फील्ड क्या आएगी? टुवर्ड्स। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि साउथ पोल कैसे बिहेव करता है? नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह। और नॉर्थ पोल कैसे बिहेव करता है? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह। तो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की वजह से फील्ड आएगी अवे, और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की वजह से फील्ड आएगी टुवर्ड्स, और नेट फील्ड आ जाएगी यही। जैसे वहां डिराइव किया था वैसे यहाँ पे डिराइव। बात समझ में आ रही है? सेम डेरिवेशंस होंगे। बोलो यस और नो। बोलो बोलो। रिलेट कर पा रहे हो बेटा इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों? यस सर। यस ठीक है, ठीक है।
तो इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यूनिट अपन 4 पाई तो लिया है ध्रुव यादव, लिखा तो है ऊपर 2 kp अपॉन r क्यूब में k की जगह, k की जगह यूनिट अपन 4 पाई तो लेंगे। यूनिट तो लिया है, कहाँ पे कह रहे हो? ऊपर देखो ना, फॉर्मूला लिखा है फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन में, लेफ्ट साइड पे ऊपर देखो। अरे सार्थक दोबारा क्यों कर रहे हैं? समरी सार्थक केवल इतनी है, हाँ, सार्थक समरी केवल इतनी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक डायपोल की फील्ड लाइंस काफी हद तक एक जैसी होती है। बस अंतर यह है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज से फिनिश होती है, तो वो क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है सार्थक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, देखो मैंने डायग्राम में बनाई है, नॉर्थ से स्टार्ट नहीं हो रही वो एक क्लोज लूप बन रहा है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, वही फील्ड लाइन देख लो, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनानी है। अब एक और चीज मैंने ये बताई है कि जिस तरीके से डायपोल मोमेंट, जैसे यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोल। और एक मोनोपोल मिला के क्या बनता है? डाइपोल। तो नेगेटिव चार्ज एक मोनोपोल हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक मोनोपोल हो गया, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? डाइपोल। तो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू डी होता है ना सार्थक। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर साउथ पोल कैसे बिहेव कर रहा है? नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह। तो साउथ पोल की जगह मैंने क्या ले लिया? माइनस एम, देखो फिगर में लिखा है। और नॉर्थ पोल कैसे बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह। तो उसको नॉर्थ पोल की जगह मैंने क्या ले लिया? प्लस एम, नीचे देखो लिखा है माइनस एम प्लस एम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो डायपोल मोमेंट था क्यू डी, वैसे ही माइनस एम प्लस एम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो फिर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? एम इंटू डी। ठीक है सार्थक? यस सर। हाँ, तो फिर फॉर्मूला बन गया ना यहाँ पे, जैसे वहां पे क्यू इंटू डी था, वैसे यहाँ पे स्मॉल एम इंटू डी को हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल देंगे, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डी, और स्मॉल एम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक चार्ज। So south pole is behaving like a negative magnetic charge and north pole is behaving like a positive magnetic charge. अब जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होती थी अवे, तो मैग्नेट के बाहर अगर देखोगे, मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड होगी अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, और साउथ पोल की वजह से फील्ड होगी टुवर्ड्स साउथ पोल। इसीलिए सेम फॉर्मूला रिपीट होगा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन निकाली थी, वो 2 kp अपॉन r क्यूब निकाली थी। तो 2 kp अपॉन r क्यूब की जगह यहाँ पर क्या आएगा सार्थक? ऊपर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है 2 k, हाँ 2 kp अपॉन r क्यूब, 2 इंटू k की जगह क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और p यहाँ पर क्या है? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की जगह क्या आएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम। तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल एम अपॉन r क्यूब, ये हो जाएगा डायपोल के सेंटर से, मैग्नेटिक डायपोल के सेंटर से स्मॉल r दूरी पे एक्चुअल पोजीशन पे फील्ड। समझ गए तुम? यस सर। हाँ, तो क्योंकि फॉर्मूले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की तरह आ रहे हैं इसीलिए। अब मैं आगे भी एक दो फॉर्मूले लिखने वाला हूँ, और वो है जिस तरीके से तुम्हें याद है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क लगाती थी P क्रॉस C।
वैसे यहाँ पर भी होने वाला है। अगर मैं इस मैग्नेटिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे टॉर्क लगाएगा क्या? पी क्रॉस ई की जगह बताओ क्या आएगा? देखते हैं कौन बताएगा। पी क्रॉस ई की जगह कौन है, क्या आएगा? ठीक है, मैं अभी तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो लिख ही लिया होगा सब लोगों ने, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ वो ढंग से समझो। ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के टाइम पे क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था टॉर्क, एक वहां पे टॉपिक था इलेक्ट्रिक डायपोल। इनफैक्ट एक कॉमन टॉपिक बना लेते हैं, डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है पी वेक्टर, है ना, और इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर है ये। एक मिनट, हाँ, बोलो क्या? स्क्रीन ब्लर हो गई है। का प्रॉब्लम अब सही है सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो डायपोल कैप्टन एक्सटर्नल फील्ड में हमने पढ़ा था कि अगर हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये कोई डायपोल है सपोज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, और डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल है। तो ये आप बताओ कितना टॉर्क लगता था? टॉर्क कितना होता था बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पे कितना टॉर्क लगाती थी, जल्दी बोलो। पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई लगाती थी ना। और पी क्रॉस ई किधर आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा इस वाले डायग्राम में? क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही। कैसे करते थे हम? पी पे पी क्रॉस ई करना है तो पी पे हाथ को रखेंगे और इस तरह से रखेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उंगलियों को मोड़ सकें। तो पी क्रॉस ई आ रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये वाली फील्ड जो है वो डायपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगी, और ये फील्ड ये चाहेगी कि डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए। याद है मैंने सारा बताया था, है ना? यस यस सर। तो फील्ड हमेशा क्या चाहती है, एक्सटर्नल फील्ड, कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग अलाइन हो जाए। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा टॉर्क, दिस इज टॉर्क बाय यूनिफॉर्म फील्ड ऑन अ डायपोल। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, अगर एक मैग्नेटिक डायपोल लोगे, ठीक है, और मैग्नेटिक डायपोल और फील्ड, ये फील्ड यहाँ पर हो जाएगी बी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी, और थीटा हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर एम क्या होगा बच्चों बोलो? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क कितना आएगा बताओ? यहाँ पर अगर पी क्रॉस बी आया था तो यहाँ पर कितना आएगा? एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपको नए फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, और आप इस डायग्राम में भी देख के बता सकते हो कि एम क्रॉस बी किस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। एम पे हाथ को रखो और बी की तरफ उंगलियां मोड़ो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो जिस तरफ आप उंगलियों को मोड़ोगे
उसी तरफ टॉर्क आता है। तो एम क्रॉस बी करते वक्त उंगलियां आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं, इसका मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है डायपोल पे क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, और इसीलिए ये वाली फील्ड डायपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और वो चाहेगा कि फील्ड चाहेगी कि डायपोल मोमेंट जो है वो फील्ड के साथ अलाइन हो जाए, क्योंकि अगर एक बार डायपोल मोमेंट अगर फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है तो वो डायपोल मोमेंट की इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ये पता है आप लोगों को, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में टॉर्क जीरो आएगा। बोलो, पता है ना? जैसे Yes, इलेक्ट्रिसिटी sir. में पता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगी बच्चों? जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। अब टॉर्क कितना आएगा बताओ? 0. अब टॉर्क आएगा 0, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों। क्योंकि टॉर्क कितना होता है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एम बी साइन थीटा, और थीटा होता है ये वाला एंगल, थीटा होता है एम और बी के बीच में एंगल। तो अगर ये थीटा 0 हो जाए या 180 हो जाए, तो 0 अगर ये हो जाए तो टॉर्क 0 आएगा, और टॉर्क 0 आ गया तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो फिर टॉर्क 0 और टॉर्क 0 तो इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? चलिए बोलो। Yes. Yes, sir. इक्विलिब्रियम होगा। तो इस पोजीशन में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हम आगे ही बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में इक्विलिब्रियम तब होता था जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम बोलते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब याद करो और मुझे बताओ कि डायपोल को जब हम इस यूनिफॉर्म फील्ड में रखते थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी बताओ। कौन Minus बताएगा P पोटेंशियल cos एनर्जी? theta. माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई मतलब कि माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहां पर अब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? बोलो बच्चों। कितनी आएगी? माइनस एम डॉट बी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नोट करो भाई। थोड़ा सा तुम्हें याद कराता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ती है। बताओ, इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रही है ना? इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रही है, और अगर मैं इस पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाऊंगा तो इस थीटा को बढ़ाने के लिए मेरे को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना पड़ेगा। बोलो। Yes, sir. क्योंकि इसमें अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये डायपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज है, तो मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा। और अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाऊंगा तो मैं पॉजिटिव वर्क करूंगा कि नेगेटिव वर्क करूंगा? चलिए बताओ। मैं पॉजिटिव वर्क करूंगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा रही है, और उसके अगेंस्ट मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाऊंगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा के मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जो वर्क करूंगा वो पॉजिटिव करूंगा ना। और Yes, अगर sir. मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो मैं इससे पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, तो मैं जो पॉजिटिव वर्क करूंगा वो सारी एनर्जी कितनी जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी कि नहीं जाएगी? जल्दी बोलो।
Yes, sir. हाँ, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है उसकी टेंडेंसी है क्लॉकवाइज रोटेट होने की, और अगर मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं वर्क करूंगा वो सारी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा। और इस फॉर्मूले से अगर देखोगे माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम डॉट बी माइनस एम बी कॉस थीटा में अगर तुम थीटा को बढ़ाओगे तो कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा घटेगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव भी रखा है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसी था, आप थीटा को बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये आप इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से रिलेट कर सकते हो बच्चों, इस पूरे को कर पा रहे हो रिलेट इलेक्ट्रिसिटी से? जल्दी बोलो। Yes, sir. इसको नोट कर लो। दिस इज डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सटेंसिटी। जैसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में बनते थे वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिज्म में बनते हैं, सेम बनते हैं, कोई फर्क नहीं होता। Sir, हाँ बोलो। sir, I have to rejoin again. Network issue है। हाँ रिजॉइन करो। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of a current carrying loop, carrying loop। तो सबसे पहले तो मैं ये क्यों टॉपिक चल रहा है बताओ? क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, और अगर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है तो उसका डायपोल मोमेंट डिफाइन होगा, है ना बच्चों? तो इसलिए सबसे पहले नोट करके ये लिखो सब लोग कि एनी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। एनी करंट कैरिंग loop
बिहेव लाइक अ डाइपोल। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा, और हम लोगों को सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में काफी कुछ पता है, क्योंकि हमने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से हमने फील्ड निकाल रखी है सेंटर पे और एक्सिस पे, और इसीलिए हम सबसे पहले सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना कैसे होता है डिफाइन। अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को इस तरह से बना लो, देखो इस तरह से एक रिंग की तरह, ठीक है। और अगर आप राइट साइड से देखो तो इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप राइट साइड से देखते हो तो इसकी फील्ड लाइन पता है कैसी होती है, देखो दिखाता हूँ। इसकी फील्ड लाइंस होती हैं सेंट्रल फील्ड की तरह होगी। बताओ लेफ्ट या राइट, जल्दी बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। अरे डीएल क्रॉस आर करके बताओ सेंटर पे फील्ड किस तरफ होगी। अगर राइट साइड से देख रहे हो तो इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है आई, तो सेंटर पे फील्ड लेफ्ट होगी कि राइट? लेफ्ट वाली तरफ से। सेंटर पे लेफ्ट वाली तरफ होगी, बिल्कुल सही। डीएल क्रॉस आर करके निकाल सकते हो। इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो डीएल एलिमेंट बनेगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, तो डीएल क्रॉस आर लेफ्ट, तो सेंटर पे फील्ड आएगी लेफ्ट, तो पूरे एक्सिस पे फील्ड आएगी लेफ्ट, तो एक फील्ड लाइन आपकी ये बन जाएगी, देखो इसमें फील्ड होगी लेफ्ट। सेंटर पे फील्ड अगर लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एक्सिस पे भी किसी पॉइंट पे फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, याद है आपको? बोलो। यस सर। हाँ, अब बाकी फील्ड लाइन देखो आप बच्चों, तो क्या होता है कि फील्ड लाइंस आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, मैंने आपको बताया था। तो फील्ड लाइन कैसे होंगी, देखो जो लाइन है वो क्या बनेगी, ऐसे करके पूरा क्लोज लूप बनाएंगे, समझ गए? बोलो समझ गए? और Yes, जैसे ये एक छोटा सर्किल बन रहा है, एक बड़ा सर्किल बन रहा है, और बड़ा सर्किल बनेगा, तो ये जो फ्लैट लाइन है ये इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल बनाएगी, ये समझ गए तुम? जो फ्लैट लाइन है, और ये भी इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल बनेगा। ऐसे ही नीचे दिखा दो आप लोग, ये बना लो बेटा आप लोग जल्दी फटाफट, सब लोग बना लो। तो ये जो फील्ड लाइन बनाई है मैंने, है ना,
एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कैरिंग लूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली, और थ्योरेटिकल टॉपिक है और समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की फील्ड लाइन दिखाई है मैंने, तो वो नीचे आप लिख लोगे, फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो मुझे ये बताओ सब लोग सोच के, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से परफेक्शन से तो नहीं बनाया है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो फील्ड लाइंस हैं, जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की फील्ड लाइंस आ रही है, क्या ये बार मैग्नेट जैसी आ रही है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ। Yes, sir. बिल्कुल। तो इसका नॉर्थ पोल कहाँ है और इसका साउथ पोल कहाँ है, ये बताओ। इसका नॉर्थ पोल मैं कहाँ पे दिखाऊं, इसका Right. इसका नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल कहाँ पे दिखाऊं, आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर मैं इस करंट कैरिंग लूप को, इसका नॉर्थ पोल यहाँ दिखा दूं, देखो बच्चों, सर नॉर्थ पोल लेफ्ट में और साउथ पोल राइट में। बिल्कुल सही। ये देखो, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. चलिए बोलो, बस हो गया काम। इसका मतलब, क्योंकि करंट कैरिंग लूप की वजह से जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो बिल्कुल वैसी आ रही है जैसी कि एक डायपोल की आती है। और कैसा डायपोल, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ रखा हो और जिसका साउथ पोल यहाँ रखा हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल को इस तरह से रखूं तो बिल्कुल ऐसी फील्ड लाइंस आएंगी जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से आ रही है। आप लोग जानते हो ये बात। तो ऐसा ही तो होता है, ऐसा देखो, है ना। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे ये समझ में आ गया है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। डायपोल मोमेंट नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है या साउथ से नॉर्थ की तरफ, बताओ, सोच के बताओ। साउथ से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, साउथ से नॉर्थ। क्यों? क्योंकि तुम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहे हो। याद करो, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी में माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, है ना। तो डायपोल मोमेंट हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की तरह यहाँ पर क्या आता है, साउथ पोल, और पॉजिटिव चार्ज की तरह क्या आ जाता है जगह के पे, नॉर्थ पोल। तो अगर मैं साउथ पोल नॉर्थ पोल के हिसाब से दिखाऊं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लिख लो नोट करके। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये उसकी डायरेक्शन है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी -2 से +2, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहां पर ये बताओ, इस वाले डायग्राम में बताओ कि साउथ से नॉर्थ जो डायरेक्शन आ रही है वो करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर है कि उसके प्लेन में है, जल्दी बताओ।
साउथ से नॉर्थ जो डायरेक्शन आ रही है वो करंट कैरिंग लूप के प्लेन में है कि करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर है? जल्दी बताओ। Perpendicular. परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि यहाँ पर करंट कैरिंग लूप कैसे बनाया हुआ है मैंने इस वाले प्लेन में बनाया हुआ है, इस वाले प्लेन में ऐसे, मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। करंट कैरिंग लूप का प्लेन ये वाला होगा, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। और करंट कैरिंग लूप जो है इस डायग्राम के अंदर क्या है, अगर मैं राइट साइड से देखूं तो क्लॉकवाइज, राइट साइड से देखूं तो क्लॉकवाइज। तो मेरा जो करंट कैरिंग लूप है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये अगर करंट कैरिंग लूप है तो डायपोल मोमेंट ऐसा है बेटा, समझ गए आप लोग? ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। और करंट कैरिंग लूप कैसा है? करंट कैरिंग लूप है ऐसा, ये। तो करंट कैरिंग लूप का डायपोल मोमेंट जो है वो करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. बस यही बात समझने वाली है, ठीक है? तो डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग लूप। ये नोट करो आप लोग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये फील्ड लाइन्स को थोड़ा सा हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट is perpendicular to the plane of current carrying loop। ये नोट करने वाली बात है। और इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, क्योंकि फील्ड लाइंस जो आ रही हैं करंट कैरिंग लूप की वो बिल्कुल डायपोल की फील्ड लाइंस को रिजेंबल कर रही हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एनी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ डायपोल because field lines of the current carrying loop resembles that of a dipole, such that अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब बताओ डायपोल मोमेंट आप निकालोगे कैसे? पता है क्या करो? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो। करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, अपनी उंगलियों को मोड़ लो। जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है ना उसी तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ लो। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या देगा? क्या देगा थंब का डायरेक्शन? Dipole moment. डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। उससे आपको साउथ पोल और नॉर्थ पोल का अंदाजा हो जाएगा बच्चों। आई बात समझ में? और मैं इसी पे बेस अभी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो ये सारा आप अच्छे से नोट करो। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी है नोट करके, तो सब नोट करो। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बिल्कुल वैसे ही जैसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वाज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एनी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ डायपोल because magnetic field lines due to a current carrying loop resembles that of a dipole। और तीसरा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग लूप एज सीन इन द फिगर। तो मैंने आपको दिखाया है कि करंट कैरिंग लूप को आप एक डायपोल की तरह इमेजिन कर सकते हो। बस ये है इस पूरे जो मैंने पढ़ाया है उसका समरी। तो आई होप क्लियर हो रहा है तुम लोगों को थ्योरेटिकल टॉपिक की वाला। बोलो बच्चों। Yes, हो रहा है sir. ना? सर एक्सिस पे फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल होगा ना? एक्सिस पे क्या बोल रहे हो? फिर से बोला। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल की डायरेक्शन होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही बात बोली है कि एक्सिस पे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही फील्ड होती है। बिल्कुल। तो एक्सिस कहाँ है बताओ? मेरे ख्याल से एक्सिस कौन सा है यहाँ पे? Perpendicular। ये वाली जो लाइन है ना, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जो जा रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। तुम लोग नोट कर लो बेटा सारे। एक्सिस ऑफ डायपोल ये लाइन है,
ये लाइन एक्सिस है, और ये करंट कैरिंग लूप का भी एक्सिस होगा, क्योंकि करंट कैरिंग लूप के सेंटर से पास हो रही है लाइन, और करंट कैरिंग लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो करंट कैरिंग लूप जो है उसका भी एक्सिस होगा, और ये डायपोल का भी एक्सिस, क्योंकि डायपोल का एक्सिस कौन सा होता है, ये वाली लाइन, देखो ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ डायपोल, ये लाइन। और ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी बच्चों, ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, एक्सियल पोजीशन, और ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल। हाँ ये पोजीशन होगी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। और ये पोजीशन होगी एक्सियल पोजीशन। और अगर मेरे को एक्सियल पोजीशन पे फील्ड निकालनी है तो मैं 2 kPa पर r³ लगा दूंगा, बस 2 kPa पर r³ में k की जगह u0/4 और p की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और r तो वही होता है डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल। यहाँ पर फील्ड होगी 2 kPa पर r³ के हिसाब से, और यहाँ पर फील्ड कितनी होगी kPa पर r³ के हिसाब से, है ना। और kPa पर r³ में k को क्या ले लोगे, u0/4 और p की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और r की जगह डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेट। तो वही फॉर्मूले आएंगे 2 kPa पर r³ kPa पर r³। समझ पा रहे हो बच्चों। आपको ये भी नजर आ रहा है जैसे वहां पर हमने देखा था एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो हमेशा डायपोल मोमेंट के को अलाइन करती है ना। तो जैसे कि अभी गोविंद ने बोला था शायद कि सर एक्सियल पोजीशन पे फील्ड जो होगी क्या वो डायपोल मोमेंट के अलावा होगी, और क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे फील्ड किस तरफ है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के से अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। डायपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होता है बच्चों, डायपोल मोमेंट होता है साउथ से नॉर्थ, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ, और फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। तो एक्सिस पे जो फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के अलाइन होती है, और इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट साइड ऑपोजिट होती है। देखो डायपोल मोमेंट है लेफ्ट, डायपोल मोमेंट है लेफ्ट, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड है राइट। और ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी पढ़ा, बिल्कुल सेम है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के साथ अलाइन करती है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो हमेशा डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है। और अगर तुम करंट कैरिंग लूप को अपने मन में बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दोगे तो तुम्हें करंट कैरिंग लूप की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आसानी हो जाएगी डायरेक्शन। ये मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, और मैं इस बात का अभी तुम्हें यूज करवाऊंगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग, स्पेशली थ्योरेटिकल वाले। तो इसमें आपको जो जो नोट करना है नोट कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ फटाफट का। इस वाले डायग्राम में मेरे को जो लिखना था मैं लिख चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब ध्यान से देखो। अब मैं आपको डायपोल मोमेंट बता रहा हूँ कि आई इंटू एरिया क्यों होता है।
अगर मैं किसी एक्सिस की पोजीशन पे, ठीक है, मैं इस डायग्राम को तो अभी हटा ही रहा हूँ दोनों को, तो अब मैं यहाँ पर क्या डिफाइन करना चाहता हूँ, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। का फॉर्मूला मैं डिफाइन करना चाहता हूँ और मैं उसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना चाहता हूँ। तो डायरेक्शन तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्शन होगा हमेशा करंट कैरिंग लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और साउथ और नॉर्थ किधर होगा वो आप सोच ही लोगे। तो अब बात है मैग्नीट्यूड की, तो कैसे करोगे बच्चों? करना ऐसे है कि आप फिर से एक डायपोल बना लो, डायपोल का मतलब एक करंट कैरिंग लूप बना लो। ये देखो मैंने बना लिया, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसको राइट साइड से देखूं तो, ठीक है। तो ये जो सॉलिड लाइन है ये बाहर है और जो डॉटेड लाइन है वो बोर्ड के अंदर है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है अगर आप राइट साइड से, ठीक है। अब अगर मेरे को ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं इस लाइन को? अरे भैया इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस बोलेंगे इसको। और डायपोल का भी एक्सिस हो जाएगा ये, और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का भी एक्सिस हो जाएगा। इसको मैं डायपोल एक्सिस भी बोल सकता हूँ, करंट कैरिंग लूप का भी एक्सिस बोल सकता हूँ। अगर एक्चुअल पोजीशन पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ, और बताओ कितना, सेंटर से कितना दूरी पे, आर दूरी पे, और इसका रेडियस कितना है बेटा? रेडियस को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल आर। ये रहा। तो रेडियस इज कैपिटल आर, और डायपोल के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे फील्ड कितनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या कौन बताएगा? यहाँ पर जो एक्शन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एन एक्शन पोजीशन, और एक्शन पोजीशन पे फील्ड क्या होती थी याद करो? 2 kp अपन आर क्यूब या kp अपन आर क्यूब? बोलो। 2 kp/r। 2 kp बाय आर क्यूब होती थी। तो फिर मैग्नेटिज्म में क्या होगी? मैग्नेटिज्म में होगी, अब मैग्नेटिज्म में जो फील्ड होगी, यहाँ पर क्या तुमने याद कर रखी है? मैंने आपको बताया था अगर ये इसका रेडियस अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जरा थीटा के टर्म्स में बताना। देखो इस पोजीशन पे फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r sin आई थीटा। अपॉन 2 कैपिटल आर इनटू साइन क्यूब थीटा, है ना? याद आ गया सब बच्चों को? आ गया याद? और कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। अब यहाँ पे साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? और मेरे को बताओ अगर ये शॉर्ट डायपोल है, इफ इट इज अ शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल के लिए मैं क्या अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा? डायपोल करंट कैरिंग लूप का रेडियस स्मॉल आर से बहुत छोटा होगा, तो शॉर्ट डायपोल है तो रेडियस बहुत छोटा होगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर बहुत बड़ा होगा, तो स्मॉल आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल आर। ये शॉर्ट डायपोल की अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया आप लोगों को? स्मॉल डायपोल, चलिए बोलो। Yes, sir. हाँ, so we are assuming that dipole is very small, so radius will capital R radius will be very small, और हम लोग काफी दूर फील्ड निकाल रहे हैं, एक्सिस पे काफी दूर। एक्सिस पे अगर काफी दूर फील्ड निकालोगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बहुत बड़ा है, तो शॉर्ट डायपोल वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से रिजेंबल होना चाहिए। तो मैं इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट आ रहा है उसको 2 kp अपन आर क्यूब से रिलेट कर लूंगा। कैसे? उसके लिए मेरे को साइन थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है डायग्राम में देख के बताओ? साइन थीटा की वैल्यू है कैपिटल आर अपॉन
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, है ना? तो ये फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ध्यान से देखो, इनटू साइन थीटा स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट और पूरे का क्यूब। अब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल आर के सामने स्मॉल आर बहुत बड़ा है, और अगर कैपिटल आर के सामने स्मॉल आर बहुत बड़ा है तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। बताओ बताओ बच्चों, इस वाली टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं? बोलो। यस सर। तो क्या बनेगा फिर फाइनली? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू आर अपॉन आर का क्यूब, क्योंकि हमने स्मॉल आर के सामने कैपिटल आर को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हम डायपोल से काफी दूर फील्ड निकाल रहे हैं। और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जरा देख के बताओ। क्या तुम 2 kp अपॉन आर क्यूब जैसे फॉर्मूले में जा रहे हो? जा रहे हो? तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से डिवाइड। समझ गए? बताओ क्यों किया मैंने? 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड क्यों किया? बताओ बोलो। मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? बोलो बच्चों, कौन बताएगा? सर न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई लाने के लिए। अरे ताकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाली टर्म बन जाए, है ना? ताकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाली टर्म बन जाए। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाली टर्म दिख रही है आपको? कहां पे बताओ? ये रही, म्यू नॉट अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में 2 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में 2 पाई, ये सब करके क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा k इंटू 2, ये रहा 2, ये 2 नजर आ रहा है, ये वाला 2, ये 2 Yes. यहाँ पे है। तो 2k t हो जाएगा i इंटू पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? जल्दी बोलो। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसको टर्म्स को रीअरेंज किया है। मैंने सबसे पहले साइन थीटा को ये लिखा, और फिर साइन थीटा में डिनोमिनेटर में कैपिटल आर बहुत छोटा है, स्मॉल आर बहुत बड़ा है, तो कैपिटल आर को निगलेक्ट किया स्मॉल आर के सामने, तो वो आपका आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब हो गया, कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब हो गया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड, और अब आप देखो म्यू नॉट अपॉन 2 और नीचे से 2 पाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और ये वाला 2 कहां से आया? बोलो, ये रहा ये वाला 2, है ना? तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से आर क्यूब है और नीचे कैपिटल आर, तो आर क्यूब अपॉन आर करोगे तो आर स्क्वायर बचेगा, और पाई यहाँ से उठा लो तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर वाली टर्म पता लग गई कैसे आ गई? बोलो। समझ गए ना? Yes, sir. और नीचे स्मॉल आर क्यूब कैसे आ गई पता लग गया तुम्हें? ये रहा स्मॉल आर क्यूब। और अब मैं इसको कैसे देखूंगा? जल्दी बोलो। ये मेरी फील्ड आ गई, फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, याद रखना। तो ये जो रिजल्ट आया है ना, ये वाला, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से। ये रिजल्ट जो है इसको दोबारा लिखो, तो हमारा रिजल्ट आया है b इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। और इसको तुम कौन से फॉर्मूले से कंपेयर करोगे जल्दी बताओ? इस वाले फॉर्मूले से जो इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा था। एक्चुअल पोजीशन पे फील्ड कितनी पड़ी थी बच्चों? 2kp अपॉन आर क्यूब, है ना? और इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में रिलेट कर लो, कंपेयर कर लो। तो बाय कंपैरिजन 2, यहां पर भी 2, यहाँ पे k है। k क्या होता है? 1/4 और k की जगह यहाँ पर कौन आ गया? जल्दी बोलो। u0/4 पाई। और नीचे क्या है? आर क्यूब। आर क्यूब क्या होता है? आर क्या होता है? डायपोल से कितना दूर फील्ड निकाल रहे हैं। और यहाँ पर भी आर क्या है? स्मॉल आर क्या है? डायपोल से कितना दूर फील्ड निकाल रहे हैं। तो फिर ये जो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको मैं क्या बोलूंगा जल्दी? ये आई इंटू पाई आर स्क्वायर जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? P. पी की तरह। और पी क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो फिर आई इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बस समझ में आ गया। तो बाय कंपेयरिंग ये हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन, और ये हमें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन। और मैग्नेटिक फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन को अगर आप कंपेयर कर लोगे तो यहाँ पे 2 की जगह 2, k की जगह u0/4 पाई, डिनोमिनेटर में r क्यूब की जगह यहाँ पे भी r क्यूब। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P, उसकी जगह पे यहाँ पर आ रहा है i इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब i इंटू पाई आर स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसका मतलब करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होगा बच्चों? i इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर i क्या होगा? करंट फ्लोइंग इन द लूप। और पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर को क्या बोलूंगा? एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द लूप। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा I इंटू एरिया। तो ये याद रखो तुम। तो दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। देखो जल्दी, करंट कैरिंग लूप, और यहाँ पे I है करंट फ्लोइंग इन द लूप। और यहाँ पे एरिया कौन सा लोगे? एरिया लोगे एरिया ऑफ द लूप। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. बस। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आई इंटू एरिया को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यों कहते हैं। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा। ठीक है ना? इस तरह से आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है। आपके मॉड्यूल में तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, आई इंटू एरिया होता है। हाँ चारू कर सकते हो आप, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी कंपेयर कर सकते हो, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, कर सकते हो। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो पूरे इसका इसका इस कंपैरिजन को अच्छे से नोट कर लो आप। तो फिर से शॉर्ट में समराइज करता हूँ, हमने क्या किया है। हमने डायपोल मैग्नेटिक फील्ड निकाली है एक्चुअल पोजीशन पे, जो हमें ऑलरेडी आती थी μ0I/2 कैपिटल R इंटू sin क्यूब थीटा। उसको हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 2kp/r³ वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट कैरिंग लूप की जो फील्ड लाइंस होती है वो डायपोल वाली होती है। इसका मतलब करंट कैरिंग लूप जो है वो डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है, डायपोल की तरह, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इसका अगर करंट कैरिंग लूप डायपोल की तरह बिहेव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो होना ही चाहिए। और इसीलिए हम फील्ड के एक्सप्रेशन को 2kp/r³ से कंपेयर कर रहे हैं, और 2kp/r³ से कंपेयर करके हमें समझ में आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो होना चाहिए करंट फ्लोइंग इन द लूप मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लूप।
ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे डायपोल मोमेंट के बारे में, मतलब करंट कैरिंग लूप डायपोल की तरह बिहेव करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा बचे हुए टाइम में, और 2 बजे तक ही क्लास छोड़ूंगा। तो पेशेंस रखो और टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करो। इसको नोट कर लो फटाफट, मैं इसको हटा देता हूँ, 2 मिनट के अंदर हटा दूंगा। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, अब मैं डायरेक्शंस पे आऊंगा, ठीक है, और मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं हटा देता हूँ सारा, क्योंकि मेरे को बस ये फॉर्मूला सिखाना था कि ये फॉर्मूला क्यों होता है, आई इंटू एरिया वाला फॉर्मूला क्यों बना, इसीलिए बना। अब मैं ये सारा हटा देता हूँ और कुछ इसके एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ, और डायरेक्शन पे फिर से आऊंगा अभी, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे। अगर लूप आपको दे रखा है तो आपको पता रहना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ठीक है, अब बताओ, अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लें फिर एक बार फिर, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। अब मैं 2 अलग अलग लूप्स ले रहा हूँ, एक ये लूप ले लेता हूँ और इस तरह से, इसमें तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और नीचे एक लूप ले लेता हूँ, उसमें एंटी क्लॉकवाइज। और ये है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये ऐसा एक्सिस है और इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अगर राइट साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे राइट साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो, समझ गए। तो अब मेरे को बताओ, इसका साउथ पोल किधर होगा, नॉर्थ पोल किधर होगा। अगर ये लूप रखा है, लूप अगर ऐसे रखा है, तो लूप के एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल होगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल को कहाँ रखोगे, लूप के एक्सिस पे रखोगे, क्योंकि यहाँ पे लूप का एक्सिस और डायपोल का एक्सिस मैच करेगा। मैंने आपको बताया था लूप का जो एक्सिस होता है और जो डायपोल का एक्सिस होता है वो मैच करता है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है। इस केस में बताओ कि अगर ये है प्लेन ऑफ द लूप, मेरे हाथ को देखो, ये प्लेन ऑफ द लूप है, जो प्लेन ऑफ द लूप इस समय बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अगर इसमें राइट साइड से देखो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो साउथ पोल किधर रखूं और नॉर्थ पोल किधर रखूं, जल्दी बताओ। लूप की राइट साइड में क्या रखूं, साउथ या नॉर्थ। साउथ सही, साउथ राइट,
और नॉर्थ लेफ्ट, बिल्कुल। लूप के प्लेन के थोड़ा सा राइट साइड में साउथ पोल रखो, और लूप के प्लेन के मतलब लूप के सेंटर के थोड़ा सा राइट में साउथ रखो, और लूप के सेंटर के थोड़ा सा लेफ्ट में नॉर्थ रखो। ऐसा क्यों किया तुमने, बताओ? क्योंकि तुम्हें फील्ड का डायरेक्शन बताया डीएल क्रॉस आर करके। अगर ये लूप ऐसा है, ऐसा, तो डीएल क्रॉस आर करो, डीएल क्रॉस आर सेंटर में फील्ड आएगी लेफ्ट, है ना? तो क्योंकि मेरे को फील्ड का डायरेक्शन पता है, फील्ड आएगी लेफ्ट, और फील्ड हमेशा किधर होती है? लेफ्ट। तो अगर फील्ड लेफ्ट आ रही है तो एक्सिस तो भी लेफ्ट की डायरेक्शन में हो, ये फील्ड का डायरेक्शन है, समझ में आया बच्चों? और इसीलिए मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल रखूंगा, यहाँ पे साउथ पोल, क्योंकि फील्ड लाइन क्या रहेगी? मैग्नेट के बाहर, ये मैग्नेट हो जाएगा इस तरह। तो मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइन होती है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन होती है साउथ से नॉर्थ। तो क्या वो बात फॉलो हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही? Yes, sir. हो रही है ना? और इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होगा वो ये होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, जैसे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज से पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट आपको कैसे मिलेगा, बताओ? क्या आप इसको याद कर सकते हो क्या किसी तरीके से? कैसे बताओ? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? अगर आप करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमा लो, राइट हैंड को उठाना, हमेशा सब कुछ राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं करना। अगर आप करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा लो, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन है वो आपको क्या दे रहा है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये नोट करके लिखो बेटा, नोट करो, सारे लोग नोट करो। मैंने क्या बोला? अगर हम अपने राइट हैंड को यूज करें और करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल कर लें, तो थंब का डायरेक्शन जो है वो हमें डायपोल मोमेंट देगा हमेशा। इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स of right hand in the direction of current, then our thumb will give us direction of magnetic field, sorry, magnetic direction of dipole moment. तो करंट कैरिंग लूप के लिए आप क्या करोगे? हमेशा करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को घुमा लो, तो थंब का डायरेक्शन देगा आपको डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। इसीलिए इस केस में हमने सेंटर के थोड़ा सा राइट में साउथ रखा और सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में नॉर्थ। आपको समझ में आ गया मैंने नॉर्थ साउथ कैसे रखा है यहाँ पे? बोलो। यस सर। ऐसे ही नीचे वाले का बताओ। नीचे वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? ऊपर वाले डायग्राम में था राइट साइड से देखो तो करंट क्लॉकवाइज था, और इसमें अगर राइट साइड से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो साउथ नॉर्थ कैसे करोगे? एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा लो, तो थंब का डायरेक्शन इस तरफ आएगा राइट साइड, और थंब का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। तो इसमें साउथ की तरफ रखूंगा, नॉर्थ की तरफ रखूंगा, जल्दी बताओ। सर साउथ लेफ्ट में और नॉर्थ राइट में। बिल्कुल सही। सेंटर के थोड़ा सा लेफ्ट में साउथ और सेंटर के थोड़ा सा राइट में नॉर्थ रखोगे आप। तो ये करंट कैरिंग लूप इस बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और ये करंट कैरिंग लूप इस वाले बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और आपको समझ में आ रहा है कि इसमें भी जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में है? करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर, करंट कैरिंग लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर। क्योंकि करंट कैरिंग लूप का परपेंडिकुलर जो करंट कैरिंग लूप है उसका प्लेन ये होगा, मेरे हाथ को देखो, और मेरे हाथ के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हमेशा करंट कैरिंग लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है डायपोल मोमेंट। और निकालते कैसे हैं? करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा लो,
थंब का डायरेक्शन जो है वो आपको डायपोल मोमेंट दे, सिंपल, मैंने नोट करके लिख दिया। If we curl our fingers of right hand in the direction of current, then our thumb will give us the direction of dipole moment. ये बात याद रखोगे आप लोग, ठीक है, क्लियर? और इस नीचे वाले डायग्राम में फील्ड किधर आएगी? डी अक्रॉस आर राइट साइड, सेंटर में फील्ड आएगी राइट साइड, तो एक्स पे भी फील्ड आएगी राइट साइड। और इस फील्ड के डायरेक्शन से भी हमें समझ में आ रहा है कि साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन यही है। फील्ड लाइन आएगी नॉर्थ से, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से। मैग्नेट के अंदर तो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ। यहाँ पर भी मैग्नेट के अंदर तो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन होता है नॉर्थ। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। बताना बच्चों कि अगर मैं दो केस ले रहा हूँ, एक केस 1, यहाँ पे 2 कोएक्सियल लूप्स आर शोन, ठीक है, तो 2 कोएक्सियल current carrying loops are shown. Current carrying loops are shown. पहले वाले केस में तो क्या हो रहा है, अगर राइट साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, एक बार ड्रॉ करो, और इसी एक्सिस पे बना लेना आप लोग बेटा फिर से। एक और, ठीक है, तो ये तो आपका केस 1 हो गया, केस 1, और एक हो गया केस 2। उसमें क्या हो रहा है, अगर एक को देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट, और उसी एक्सिस पे दूसरा बना लो तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो बताओ कौन से केस 1 में दोनों लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, जल्दी बताओ। और केस 2 में दोनों लूप अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, देखते हैं कौन बताएंगे। केस 1 में अगर मैं राइट साइड से देखूं तो दोनों लूप्स में क्लॉकवाइज करंट है, और केस 2 में अगर मैं राइट साइड से देखूं तो पहले वाले लूप में क्लॉकवाइज करंट है और दूसरे वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज। सर केस 1 में अट्रैक्ट करेंगे, केस 2 में रिपेल। देख लेते हैं कैसे करेंगे बच्चों। करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा लो, अंगूठे का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, मतलब साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, साउथ, और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ। तो मैं इसको करंट कैरिंग लूप को एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूँ, जल्दी बोलो, सही है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, इसलिए। ऐसे ही इसमें भी अगर राइट साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को मूव कर लो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को मूव कर्ल कर लो, तो थंब का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट देगा। तो ये डायपोल मोमेंट भी लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ,
अब बताओ ये दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, जल्दी बताओ। अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये दोनों करंट कैरिंग लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों करंट कैरिंग लूप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस टू लूप्स विल रिपेल and in this case two loops will attract each other तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स है, ये अट्रैक्शन रिपल्शन देखने के लिए आपको इसको बाहर मैग्नेट से रिप्लेस कर दोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी राइट साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है और इसलिए थंब का डायरेक्शन आएगा लेफ्ट की तरफ, तो साउथ नॉर्थ आप इस तरह से दिखा दोगे और यहाँ पे करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज था, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा लो तो राइट साइड में आएगा साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पर आएगा साउथ, यहाँ पर आएगा नॉर्थ और देखो यहाँ पे साउथ साउथ पास हो गए, आपको पता है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यहाँ पे साउथ साउथ पास में है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ पास में है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, यहाँ पे साउथ साउथ पास में तो रिपल्शन डोमिनेट करेगा। आपको समझ आ रहा है यहाँ पे रिपेल क्यों कर रहे हैं, चलिए बोलो। यस सर। So these two current carrying loops which have current in the same direction, they will attract each other, and these two current loops which have current in opposite direction, one clockwise and the other anti-clockwise, they will repel each other. और ये रिपल्शन और अट्रैक्शन को समझना आसान हो जाएगा अगर आप ये अगर आप करंट कैरिंग लूप्स को डायपोल से रिप्लेस कर दो, मतलब कि बार मैग्नेट से रिप्लेस, तो आसान हो जाएगा। और क्वेश्चंस में ये बात आपको बहुत फायदा देगी कि आप करंट कैरिंग लूप को डायपोल की तरह विजुअलाइज कर लो। ठीक है, इसलिए ऑलवेज विजुअलाइज करंट कैरिंग लूप एज डायपोल इन व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। तो वो एक ट्रिक है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज विजुअलाइज करंट कैरिंग लूप as dipole, है ना, while solving question। उससे क्या क्या फायदे होंगे बच्चे? उससे फायदा होगा कि आपको करंट कैरिंग लूप की वजह से फील्ड का डायरेक्शन निकालने में बहुत आसानी होगी हर जगह पे। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, while solving question always visualize current carrying loop as that। ठीक है, तो आई होप तुम्हें आज काफी थ्योरेटिकल था तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, थ्योरी वाला पार्ट बोलो। यस सर। यस आ गया ना? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे आप, और कल भी मैं मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाऊंगा और मैं कल आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ाऊंगा। एम्पेयर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ की तरह होता है, जैसे वहाँ पे गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पर एम्पेयर सर्किटल लॉ, तो वो कल मैं करा दूंगा। ठीक है, और फिर उससे आगे पढ़ेंगे। तो अभी 3-4 क्लास और लगेंगी और फिर आपका मैग्नेटिज्म काफी खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।